हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष गर्ग, मास्टर्स इन फिजिक्स। और आज आपका जो बैच है एचओडी बैच, जिसका आज टेस्ट 1 या पेपर 1 हुआ है, मैं आज उस पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे उनका 1 बाय 1 सॉल्यूशन कराने वाला हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये क्वेश्चंस कितने आसानी से हम कर सकते हैं अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। अगर टॉपिक समझ में आ गया है तो क्वेश्चन कभी भी मुश्किल नहीं होता। चलिए आज देखते हैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले मेरे सामने है क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट? कन्वर्ट 18 डिग्री इनटू रेडियंस। एज यू कैन सी, आप बोर्ड पर देख सकते हैं, कन्वर्ट 18 डिग्री इनटू रेडियंस। यानी कि हमें क्या गिवन है? हमें एंगल गिवन है 18 डिग्री, जिसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। यानी कि थीटा हमें कितना दिया हुआ है? 18 डिग्री, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या होता है? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। आप जब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 10 जा 180, फाइनली व्हाट वी गेट? पाई बाय 10 रेडियन। तो जो वैल्यू निकल कर आई 18 डिग्री जो एंगल था वो रेडियन में कितना आया? पाई बाय 10, पाई बाय 10। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिंपल और एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3, हमें क्या गिवन है? साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3, एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? कॉस थीटा। हमें कॉस थीटा कैलकुलेट करना है। तो साइन थीटा गिवन है और कॉस थीटा कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। बस हमें पॉइंट समझ में आना चाहिए, हमें पता लगना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सी ट्रिक हमें यहां पर यूज करनी है। तो बड़ा सिंपल सा एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं। यहां पर ऐसे केस में आपको क्या करना है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया, और ये है आपका एंगल थीटा, ये इधर 90 डिग्री। एंगल के सामने ये जो होता है, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपो, और ये है बेस। सबसे पहली बेसिक थिंग जो हमें देखनी है वो ये कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये हाइपो होता है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। साइन थीटा जो कि हमें दिया हुआ है 1/3। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री में ये हमें क्या पढ़ाया जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर इज 1, हाइपो इज 3, एंड वी हैव टू कैलकुलेट कॉस थीटा। कॉस थीटा इज व्हाट? बेस अपॉन हाइपो। अभी हाइपो की तो वैल्यू हमें पता लग गई है, कितनी है? 3 है। बेस हमें कैलकुलेट करना है। बेस कैलकुलेट करने के लिए एक पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है, जिसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपो का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द बेस। तो बी स्क्वायर इज एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 8। इधर क्या था? बेस का स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई? √8, और सिंपल कर दें तो 2√2, एंड वी हैव टू कैलकुलेट कॉस थीटा। कॉस थीटा इज व्हाट? बेस अपॉन हाइपो, एंड बेस इज 2√2, and hypo is what? 3. तो cos थीटा इसका आंसर कितना निकल कर आ गया? 2√2/3। तो देखिए कोई आंसर ऐसा है हमारे पास? यस, थर्ड ऑप्शन 2√2/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए अब हम लेकर चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन टाइम t is given by s equals to 2t square minus 3t plus 1. 2t square minus 3t plus 1. Then we have to calculate the acceleration of the body. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है s, कितना हमें दिया हुआ है? 2t स्क्वायर माइनस 3t plus 1. And we have to calculate the acceleration. If you want to calculate the acceleration, you can differentiate velocity with respect to time t.
बट इन दिस क्वेश्चन हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में है डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालने के लिए क्यों ना हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर लें। अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वेलोसिटी, यानी कि v क्या होता है, ds बाई dt। अभी d बाई dt ऑफ s एंड s इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, एंड द रिलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1। अभी आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। बेसिक सा डिफरेंशिएशन है, पावर मेथड। अभी आप देख रहे हैं कि t की पावर यहां पर कितनी है, t की पावर 2 है, वो पावर आगे आएगी तो 2 2 जा 4, एक पावर कम हो जाएगी, तो ये कितना बचेगा, 4t। ऐसे यहां पर क्या बचेगा, -3, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। अगेन अभी तक निकला है वेलोसिटी, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, यानी कि वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हम। और वेलोसिटी का रिलेशन अभी अभी निकाला है कितना, 4t माइनस 3, यानी कि d बाई dt ऑफ v, और v की वैल्यू कितनी की बने, 4t माइनस 3। अगेन आपको डिफरेंशिएट कर देना है सिंपली, तो क्या निकल कर आएगा, इधर t की पावर 1 है वो आगे आ जाएगा, और पावर डिक्रीज होके कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 4t का डिफरेंशिएशन क्या बचेगा, 4 बचेगा। यानी कि सिंपली अगर हम बात करें तो जो एक्सेलरेशन हमारा निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 4। और यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है वैसे तो, लेकिन यहां इस क्वेश्चन में यूनिट्स को मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में होता है, टाइम सेकंड में होता है, तो वहां पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। अदरवाइज जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब क्योंकि क्वेश्चन में वो गिवन नहीं है, और क्वेश्चन में जो आंसर्स है ना, आंसर्स में भी गिवन नहीं है यूनिट, तो हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, वो हमें पता होना चाहिए कि यूनिट ये होता है। अदरवाइज आपका आंसर सिर्फ कितना है, 4, यानी कि ऑप्शन 3, दिस वन, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपके 3 क्वेश्चन यहां तक हो गए। अभी हम लेकर चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय। अगेन आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन दी हुई है, लगभग वैसा ही क्वेश्चन जैसे अभी अभी हमने देखा था। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या दी हुई है, 2t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 1, ये हमें इक्वेशन दी हुई है। वेयर एस एंड टी आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड सेकंड। जैसा अभी मैं बता रहा था ना आपको कि डिस्प्लेसमेंट कभी कभी सेंटीमीटर में होता है, अदरवाइज ऐसा यूनिट तो मीटर होना चाहिए, और टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में, जो कि सेकंड में दिया हुआ है। आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड सेकंड, द टाइम व्हेन द पार्टिकल स्टॉप मोमेंटरली। आपसे पूछता है कि ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, वो टाइम बताओ जब पार्टिकल मोमेंटरली स्टॉप होता है। भाई स्टॉप होने का मतलब क्या है, स्टॉप होने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। वहां से क्या निकल कर आएगा, वेलोसिटी निकल कर आएगा। तो चलो देखते हैं, हमें वेलोसिटी निकालनी है सबसे पहले, तो उसके लिए क्या करना होगा, ds बाई डी टी, यानी कि d बाई डी टी ऑफ s, जिसमें s की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 2t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 1, ये हमें s की इक्वेशन दी हुई है। अब हमें करना क्या होगा, हमें s को डिफरेंशिएट करना होगा। s यानी कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए पावर क्या है यहाँ पर, 3 आगे आ जाएगा, 3 2 जा 6, एक पावर कम हो जाएगी तो 6t स्क्वायर, और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है, माइनस ये पावर कितनी है 2, तो 2 पावर आगे आएगी तो 9 2 जा 18, एक पावर कम हो जाएगी, प्लस 12t का डिफरेंशिएशन क्या बचेगा 12, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो आपको हमेशा देखना है कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। तो फाइनली मैं देख सकता हूं कि जो वेलोसिटी निकल कर आई वो क्या निकल कर आ गई, 6t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 12। और मुझसे पूछा गया था वो टाइम जहां पर बॉडी मोमेंटरीली स्टॉप हो जाएगी, थोड़े से भी टाइम के लिए, मोमेंटरीली मतलब बहुत ही कम टाइम, नैनो सेकेंड्स में। लेकिन जब वो स्टॉप होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, चाहे वो कितने भी टाइम के लिए स्टॉप हो। तो हमें क्या करना होगा, उसकी वेलोसिटी को 0 पुट करना होगा। तो 6t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 12, इस वेलोसिटी को हमने क्या करा, 0 पुट कर दिया। अब यहां से क्या निकल कर आएगा, टाइम निकल कर आएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बनी है, 6t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 12,
अभी देखिए 12 6 72, तो क्या किया जाए, ये देखिए ये हमने कर लिया, इसके रूट्स निकाले यहां पर। तो 6t² माइनस 12t माइनस 6t प्लस 12, थोड़ा इरेज कर देते हैं। यस, अभी इसको दोबारा लिख देते हैं। अभी फाइनली आपको क्या करना होता है, फाइनली रूट्स निकालने के लिए यहां से कुछ कॉमन लेना होगा। अब 6t² और माइनस 12t, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 6t हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा t माइनस 2। यहां से अगर हमने 6 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, t माइनस 2। यानी कि आपके पास 6t माइनस 6 और t माइनस 2, ये दो ब्रैकेट आपके सामने आ गए। तो 6t माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेकेंड, और यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेकेंड। इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है जहां पर ये बॉडी मोमेंटरली रेस्ट में आएगी, जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी। ऐसा दो बार होगा, जब टाइम 1 सेकेंड होगा और 2 सेकेंड होगा, और दोनों ऑप्शन एक साथ आपको आंसर 3 में मिलते हैं, ऑप्शन 3 में मिलते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर आपके सामने आ गया, आप देख सकते हैं। यस, चलिए अब मैं लेकर चलता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय द रिलेशन। अगेन हमें एक रिलेशन दिया हुआ है वेलोसिटी का। वेलोसिटी का रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है, 6t माइनस t² बाई 6t माइनस t² बाई 6। आगे लिखता है, इफ s इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0 द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड। यानी कि जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। आपसे पूछता है क्या निकालना है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन 3 सेकेंड। टाइम 3 सेकेंड पूरा होने पर जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने ट्रेवल किया होगा, जो कवर किया होगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या हो सकता है। तो हमें सबसे सिंपल अगर कुछ पता है यहां पर, तो वो क्या, जब टाइम 0 है तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। एट t इक्वल्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट 0। आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है कब, 3 सेकेंड पर। जब टाइम होगा 3 सेकेंड तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। उसी डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या लेट कर लिया, s। ठीक है, अब आते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, ds बाई डी टी। यहां से हमें क्या मिल सकता है, ds इक्वल्स टू वी डी टी ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स बाई टेकिंग लिमिट्स। अभी अभी जो रिलेशन आप देख रहे हैं नीचे, ds इक्वल्स टू वी डी टी, अभी से हमें दोनों तरफ क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा विद लिमिट्स। तो आपको पता है इधर डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स हो जाएंगी और इधर किसकी लिमिट हो जाएंगी, टाइम की लिमिट हो जाएगी। तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स क्या है, 0 और s। ऐसे ही राइट हैंड साइड पर क्या है, v dt, और यहां पे लिमिट्स क्या है, 0 से 3, जिसमें v की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6t माइनस t² बाई 6। चलिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर इंक्रीज बाई 1 होती है और इंक्रीज पावर से डिवाइड भी होता है। तो 6t, t की पावर अभी 1 है, तो इंक्रीज बाई 1, 1 प्लस 1 2, और 2 से डिवाइड भी करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा 6t² अपॉन 2, 6t² अपॉन 2। फाइनली जब उसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो 2 3 जा 6, यानी कि यहां से क्या बचेगा, 3t²। लिमिट्स क्या है, 0 से 3 माइनस t² बाई 6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो t² यानी पावर पहले से 2 है, इंक्रीज होके कितना होगा, 2 प्लस 1 3, तो t की क्यूब हो जाएगी, और 3 से डिवाइड भी करेंगे तो जो अभी आपको दिखाई दे रहा है t² बाई 6 वो हो जाएगा t क्यूब बाई 18, क्योंकि 3 नीचे भी जाने वाला है एक, तो t क्यूब बाई 18। तो 1 अपॉन 18 को तो मैंने बाहर कर दिया, अंदर t क्यूब, और इसके लिमिट्स क्या रहेंगी, 0 से 3।
अब देखिए टी का स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर -0 -1/18, टी का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब -0। और इधर जो आप देख रहे हैं ds को हम इंटीग्रेट कर रहे थे, वो इंटीग्रेट होकर क्या आ चुका होगा s, उसमें लिमिट्स क्या रहेंगी 0 से s, वो लिमिट्स भी अगर आपने पुट कर दी होंगी तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आ चुका है, डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, और राइट हैंड साइड पर भी बस एक कैलकुलेशन बची है। तो s इक्वल्स टू, देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा 27 माइनस 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27/18, तो 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, यानी कि -3/2। और फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, तो 27 2 जा 54 -3, इट मींस व्हाट वी गेट 51/2। अभी बोर्ड पर उतना स्पेस नहीं बचा है, तो बस एलसीएम लेना बाकी है 27 - 3/2। जब एलसीएम लेकर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 51/2। तो बेसिकली हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें यहाँ पर वेलोसिटी का रिलेशन दिया हुआ था और पूछा जा रहा था डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या होता है ds/dt, यहाँ से ds की इक्वेशन बनाई vdt, और उसको फाइनली हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, और हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं देख पा रहा हूं, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हमें दिया हुआ है s इक्वल्स टू 2t³ -9t² प्लस 12t। तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि हमें s कितना दिया हुआ है। s हमें दिया हुआ है 2t³ -9t² प्लस 12t, where the units of s and t are centimeter and second, the acceleration will be 0 after। यानी कि आपको अगेन डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है। अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी, लास्ट टू लास्ट, कि डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी निकल कर आता है, और वेलोसिटी को अगेन डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या निकल कर आएगा, एक्सेलरेशन। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, द एक्सेलरेशन विल बी 0 आफ्टर हाउ मच टाइम, यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम एट विच द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी विल बी 0। जिस टाइम पर इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है। यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। जब पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकल कर आएगा, जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो वो एक्सेलरेशन होगा, उसको 0 पुट कर देंगे, टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो करके भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, v कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि ds/dt। तो d/dt ऑफ s की वैल्यू क्या है 2t³ -9t² प्लस 12t। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पावर मेथड है डिफरेंशिएशन में, जो पावर एग्जिस्टिंग है वो आगे आ जाएगी, यानी कि 3 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 2 जा 6, और एक पावर कम हो जाएगी, तो ये क्या बचेगा 6t² माइनस ये 2 आगे आएगा तो माइनस 9 2 जा 18t, और इधर से क्या बचेगा 12। ये क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया वेलोसिटी, ये वेलोसिटी निकल कर आ गई। अब अपने को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt, यानी कि d/dt ऑफ वेलोसिटी v, एंड वेलोसिटी v इज 6t² माइनस 18t प्लस 12। पहले यहां तक देखिए आराम से, हमने पहले डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो क्या निकल कर आया वेलोसिटी, फिर उसी वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन निकलेगा, और उसी को बाद में 0 पुट करना है टाइम निकालने के लिए। तो अब इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो अब अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 12t - 18, 12t - 18, पुटिंग a इक्वल्स टू 0, तो 12t - 18 इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 18/12, 3/2 सेकेंड, और यू कैन से 1.5। तो हेयर इज द आंसर 3/2 सेकेंड। और क्वेश्चन में आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 3/2 सेकेंड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा पूरी तरीके से कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, और अभी आगे लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख पा रहा हूं, अ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अगेन आपको डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला दिया हुआ है,
डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 12, टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 12। तो हमें करना क्या होगा, हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, जिसमें बोला गया एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड, क्योंकि बोला गया है कि आपको जो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है इन द थर्ड सेकेंड। तो थर्ड सेकेंड यानी कि टोटल 3 सेकेंड का कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको थर्ड सेकेंड का कैलकुलेशन करना है। तो हम करेंगे क्या, हम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करेंगे एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड एंड एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड, और फिर S3 में से S2 को माइनस करेंगे, यानी कि 3 सेकेंड में जो ट्रेवल हुआ उसको 2 सेकेंड वाले से माइनस करेंगे। तो 2 से 3 के बीच का हम क्या निकाल लेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट, और वही हमारा टाइम इंटरवल होगा 3 - 2। तो वहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एवरेज वेलोसिटी। अब चलिए एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड। तो टी का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 8t, तो 8 × 3 प्लस 12, तो 3 का स्क्वायर 9, 8 3 = 24 प्लस 12, 24 प्लस 12 36 प्लस 9 45 मीटर। यानी कि एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड जो उस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो कितना कवर किया, 45 मीटर, 45 मीटर। अभी ऐसे हम क्या करते हैं, हम ये पता लगा लेते हैं कि एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो कितना हुआ। तो सेम फॉर्मूला रहेगा S2, तो t की जगह 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 8 × 2 प्लस 12, तो ये हो गया 4 प्लस 16 प्लस 12 32 मीटर। अभी आपको निकालना था एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और हमने जो ट्रिक यहां पे लगाया वो ये लगाया कि हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट ना करके हमने क्या किया, डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किए। क्योंकि थर्ड सेकंड की बात हो रही थी, इसलिए हमने क्या किया, एट द एंड ऑफ 3 सेकंड एंड एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, 3 सेकंड खत्म होने पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और 2 सेकंड खत्म होने पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको दोनों को कैलकुलेट किया। जैसे ही आप S3 में से S2 को माइनस कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा वो जो आखिरी सेकंड है, थर्ड सेकंड, उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और वहां से आप निकाल पाएंगे एवरेज वेलोसिटी। तो अब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S3 माइनस S2, और टाइम इंटरवल क्या रहेगा, 3 - 2, जिसमें S3 की वैल्यू कितनी है 45 और S2 की वैल्यू कितनी है 32। 3 - 2 यानी कि 13/1, तो 13 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। तो ऑप्शन 2 आप देख सकते हैं, ऑप्शन 2 है हमारे पास 13 मीटर पर सेकेंड। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो हमें यहां पर ध्यान ये देना था कि एवरेज वेलोसिटी निकलवाई थी, और हम अगर डिफरेंशिएट कर देते तो वो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वहां मिस्टेक हो जाती। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना था, क्योंकि एक ही जैसे क्वेश्चन बार बार आते हैं तो दिमाग हमारा रिकॉल करने लगता है, उसको लगता है कि यहां पर भी क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करना होगा। लेकिन इस बार डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करना था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन फिजिक्स के लिए भी होता है, मैथ्स के लिए भी होता है। आपको इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन किसका करना है, sin x प्लस cos x, और लिमिट्स क्या दी गई है 0 से 2π। यानी कि जो इंटीग्रल आप कर रहे हैं वो है डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट जो विदाउट लिमिट आप सॉल्व करते हैं, जब लिमिट के साथ आप सॉल्व करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल। चलिए तो इसको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 0 से 2π sin x प्लस cos x। हमें इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, dx हमें ये सजेस्ट करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, 0 से 2π sin x dx प्लस 0 से 2π cos x dx। अभी sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस cos x, माइनस cos x। माइनस को हम बाहर रख लेते हैं, लिमिट्स क्या हैं 0 से 2π, फिर ये वाला प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, और लिमिट्स क्या हैं 0 से 2π। बस अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस cos x, उधर क्या है sin x, तो माइनस cos x यानी कि cos 2π माइनस cos 0 डिग्री प्लस sin x यानी कि sin 2π माइनस sin
0 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट्स में क्या चलता है। अगर क्वाड्रेंट्स की बात आपसे की जाए तो क्वाड्रेंट्स में ये होता है आपका इधर 0, ये होता है पाई, और 0 के पास दोबारा से क्या आ जाता है 2 पाई। विजिबल है आप लोगों को? थोड़ा कम विजिबल है, मैं फटाफट इसको इरेज कर देता हूं, और इरेज करके मैं इसको फिर से बना देता हूं यहां पर। जीरो, पाई बाई 2, पाई इधर 3 पाई बाई 2 और इधर 2 पाई। तो आपको क्वाड्रेंट से ये पता लग जाता है कि जो वैल्यू साइन 0 की होगी वही वैल्यू साइन 2 पाई की होगी। अभी सबको पता है साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो साइन 2 पाई भी क्या होगा, 0 होगा। ऐसे अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 होता है +1। तो घूम के जब कॉस 2 पाई पर वापस आओगे तो कॉस 2 पाई भी क्या होगा, +1 होगा। यानी कि कॉस के केस में कॉस 2 पाई और कॉस 0 दोनों +1 है, और साइन के केस में साइन 0 और साइन 2 पाई ये दोनों 0 हैं। तो आइए इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो माइनस ये हो गया 1 - 1 प्लस दूसरे ब्रैकेट में 0 - 0, तो ये तो 0 हो गया, 1 - 1 भी 0 हो गया। तो फाइनली जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया, 0 आ गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। तो हमें बेसिकली यहाँ पे करना क्या था, हमें सिंपली इंटीग्रेशन करना था, वो इंटीग्रेशन हमने कर दिया। और थोड़ा बहुत जो इसमें आपके लिए था वो ये कि cos 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, sin 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, बस यही पता लगाना था। तो उसके लिए हमने किसका यूज किया, हमने उसके लिए क्वाड्रेंट का यूज किया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया। और अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या गिवन है, अब जरा देख लेते हैं। हमें सबसे पहले गिवन है फोर्स। फोर्स क्या गिवन है, ax² + bx + c, यानी कि 3 वेरिएबल आप देख रहे हैं a b c, जिसमें a और b x के साथ हैं और c अकेला है। तो फोर्स हमें दिया हुआ है ax² + bx + c इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल अलोंग x एक्सिस। ये फोर्स का जो डायरेक्शन है वो x एक्सिस के अलोंग है। इफ वर्क डन बाय द फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज, वर्क डन हमें पता होता है, वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f dx। अगर आप फोर्स का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं तो क्या निकल आता है, वर्क डन निकल आता है, जिसमें फोर्स की इक्वेशन आपको दी हुई है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द पार्टिकल डिस्प्लेसेस फ्रॉम x = 0 to x = d। जबकि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 0 से d हुआ है, यानी कि जो लोअर लिमिट है वो 0 और जो अपर लिमिट है वो है d, 0 से d। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहां पे f की वैल्यू पुट करते हैं। f की वैल्यू क्या है, ax² + bx + c, इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, यानी कि dx, और लिमिट्स क्या है 0 से d, 0 से d। चलिए बहुत सिंपल है। अभी करना क्या होगा, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और x की पावर 2 है, उसको इंटीग्रेट करेंगे पावर मेथड लगा के, तो पावर इंक्रीज बाय 1, 2 + 1 3, और 3 से डिवाइड भी करेंगे तो क्या हो जाएगा ax³ / 3। सिमिलरली bx की बात करेंगे तो b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 है, इंक्रीज होके 1 + 1 2, 2 से डिवाइड, तो bx² / 2, और ये क्या बचेगा लास्ट में cx। तो जो इसका इंटीग्रेशन बचेगा वो क्या बचेगा, जरा उसको देख लेते हैं। ax³ / 3 प्लस bx² / 2 प्लस cx, और लिमिट्स क्या रहेंगी 0 से d। तो a/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी x की जगह d पुट करेंगे तो d³ - 0 प्लस b/2, अभी x की जगह d आ जाएगा तो d² - 0 प्लस cx, x की जगह d - 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फाइनली क्या निकल कर आ गया आपका, a d³ / 3 प्लस b d² / 2 प्लस c d। तो फाइनल आंसर जो आप देख पा रहे हैं, मैं देख सकता हूं, वो है आपका a d³ / 3 प्लस b d² / 2 प्लस c d, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। दिस इज योर फाइनल आंसर, a d³ / 3 प्लस b d² / 2 प्लस c d। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपके सामने आ चुका है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। अब इसी तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आप देख सकते हैं ए वेक्टर हमें दिया हुआ है। ए वेक्टर कितना दिया हुआ है? 2i कैप प्लस 9j कैप प्लस 4k कैप। ए वेक्टर 2i कैप प्लस 9j कैप प्लस 4k कैप। और आपसे पूछ रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्या होगा। तो हमने वेक्टर्स में एक बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक पढ़ा है, बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक पढ़ा है, वो पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर बाय अ वेक्टर। तो वेक्टर तो यहां पर ए वेक्टर, और स्केलर कौन है? स्केलर है 4। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? स्केलर टाइम्स, जिससे भी मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पे सिंपली होगा क्या? वेक्टर में जो आई, जे और के कोएफिशिएंट्स हैं उनकी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करने के लिए। तो 4 A vector means 4 times of A vector. A vector is 2i cap plus 9j cap plus 4k cap. तो 4 2 जा 8 i cap plus 4 9 जा 36 j cap plus 4 4 जा 16 k cap. That is, इतना सा है बस। 4 से मल्टीप्लाई करनी थी, आपके सामने आंसर आ चुका। और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन तो सबने कर दिया होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया था? यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप इज, यानी कि हमें दिया हुआ एक वेक्टर और हमें एक यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है जो अलोंग ए वेक्टर हो, यानी एक यूनिट वेक्टर जिसका डायरेक्शन वही होगा जो ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो ऐसा यूनिट वेक्टर तो ए का ही होगा ना, यानी कि आपको ए कैप निकालना है। तो आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है ए वेक्टर, वो कितना गिवन है? 2i कैप प्लस 3j कैप। अब ए वेक्टर का अगर मॉडुलस निकालना है तो क्या करना होता है? स्क्वायर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पे कितना जाएगा? 4 प्लस 9 13 आ गया। आपको कैलकुलेट करना था यूनिट वेक्टर, जो क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस। तो ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप, और अपॉन में मॉडुलस कितना है? रूट 13। यानी कि आपका जो आंसर आ गया, आंसर नंबर 4, ऑप्शन 4, ये आपका आंसर हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप अपॉन में रूट 13। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये वाला भी आपके सामने हो चुका है पूरा का पूरा सॉल्व, ऑप्शन नंबर 4। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में मैं देख सकता हूं ए वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है? 2i कैप प्लस 4j कैप, और ऐसे बी वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है? 3i कैप प्लस 2k कैप। ए वेक्टर बी वेक्टर आपको अलग अलग दे रखे हैं, सेपरेटली दे रखे हैं, और कहता है कैलकुलेट करेंगे देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि यू हैव टू सिंपली ऐड देम। दोनों को हमें क्या करना है? ऐड करना है, यानी कि वेक्टर एडिशन करना है, सिंपल। तो चलिए, ए वेक्टर कितना दिया हुआ है? 2i कैप प्लस 4j कैप, और बी वेक्टर कितना दिया हुआ है? 3i कैप प्लस 2k कैप। आपको क्या करना है? इन दोनों का एडिशन करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर कितना है? 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस बी वेक्टर कितना है? 3i कैप प्लस 2k कैप। तो देखिए, i का एडिशन i के साथ होगा तो 2 प्लस 3 5i कैप प्लस, इधर j है लेकिन उधर j नहीं है, तो उधर j का कोफिशिएंट 0 है, तो 4 प्लस 0 4 ही होगा, तो 4j कैप प्लस, इधर है 2k, इधर है ही नहीं, तो इधर 0 होगा k का कोफिशिएंट, तो 0 प्लस 2 2, यानी कि 2i प्लस 3i 5i 4j 2k। क्योंकि मैं देख सकता हूं ए वेक्टर के अंदर यहां पर k का कोफिशिएंट 0 है और बी वेक्टर के अंदर j का कोफिशिएंट 0 है, तो j का कोफिशिएंट एज इट इज दिख रहा होगा, k का एज इट इज दिख रहा होगा, सिर्फ i वालों का एडिशन हुआ है। तो 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो ये आपका आंसर आ गया, आंसर ऑप्शन यहां पर 1 हो गया आपका। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया। और क्वेश्चन नंबर 13 है ये। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की। चलिए, हमें दिया है द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इफ इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी। देखिए, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं वो दे रखे हैं 3 4 5, 3 4 5, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं? 4
5 6, it means x1 equal to 3, x2 equals to 4, y1 equals to 4, y2 equals to 5 और z1 इक्वल्स टू 5, z2 इक्वल्स टू 6। यानी a और b के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे हमने उनको ले लिया x1 y1 z1, x1 y1 z1 ये a के कोऑर्डिनेट हो गए, x2 y2 z2 ये b के कोऑर्डिनेट हो गए। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है, यानी कि ए बी वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आपको करना क्या होगा? आपको x, y और z तीनों में निकालना होगा चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि x2 माइनस x1 और x का यूनिट वेक्टर i कैप। सिमिलरली y2 माइनस y1 j कैप और फाइनली z2 माइनस z1 k कैप। तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3 i कैप, फिर 5 माइनस 4 j कैप प्लस 6 माइनस 5 k कैप। तो आप देख सकते हैं सब में से 1 1 बचेगा, तो आंसर आ गया i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या आ गया? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14। और अब आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आर। देखिए आई कैप की अगर बात करूं तो वो एक्स एक्सिस में होगा, अगर जे कैप की बात करूं तो वो वाई एक्सिस में होगा, और के कैप की अगर बात करें तो वो जेड एक्सिस में होगा। तो हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आई कैप, जे कैप और के कैप। अब डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए करना क्या होता है, बता सकते हैं आप? यस, तो डायरेक्शन कोसाइंस की अगर बात करें हम, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा जो आपने निकाला होगा, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा, ए वाई इक्वल्स टू ए कॉस बीटा, ए जेड इक्वल्स टू ए कॉस गामा, ये होते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइंस वाले फॉर्मूले, जहां पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो आई एक्स एक्सिस में होता है, अब उसका डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस में निकलेगा, तो ऊपर नीचे मैग्नीट्यूड सेम होगा, कैंसिल होके क्या बचना चाहिए? 1। तो कॉस अल्फा भी बनाएगा, कॉस बीटा भी बनाएगा और कॉस गामा भी बनाएगा। यानी कि जो डायरेक्शन कोसाइंस यहां पर आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? 1 1 1 1 1 1। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व करने के लिए कुछ था नहीं इसके अंदर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। और अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 की। चलिए, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स A vector and B vector is of the magnitude P. If B vector is reversed, then resultant is of magnitude Q. What is the value of P plus P square plus Q square? यानी कि दो वेक्टर हैं, A वेक्टर और B वेक्टर, जिनका रिजल्टेंट है P। सेकंड केस में बोलता है कि B वेक्टर की डायरेक्शन को हमने क्या किया? रिवर्स कर दिया, यानी वो पॉजिटिव साइड में था तो अब नेगेटिव साइड में आ चुका है। और ऐसा करने पर अब जो A वेक्टर और माइनस B वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो है Q। Q आपको क्या करना है? आपको वैल्यू निकालनी है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस हमें थोड़ा सा ट्रिक समझना है इसके अंदर। तो कुछ इस तरीके से देखते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक डायग्राम बनाया जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनिशियली ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एक एंगल मान लिया थीटा। अगर आप बी वेक्टर को रिवर्स कर देंगे, यानी कि उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, बस यही बोला है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ ये जो वेक्टर होगा ये क्या होगा? माइनस बी वेक्टर। अब जो एंगल होगा ए और बी के बीच में वो क्या होगा? ये पूरा एंगल है 180 डिग्री, तो ये नीचे वाला एंगल क्या आ जाएगा? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। दैट इज द पॉइंट, बस यही हमें पकड़ना है, बाकी का क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखो रिजल्टेंट का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो वो ए और बी तो आपको अपनी जगह दिखाई दे रहे हैं, जो रिजल्टेंट है r वो एक बार p है और एक बार q है। p कब है?
जब ए और बी के बीच का एंगल है थीटा, और वही रिजल्टेंट क्यू कब है, जब ए और बी के बीच का एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो अब उसी फॉर्मूले को मैं फॉलो करते हुए, तो जो P का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, P इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते थे कि इधर स्क्वायर है तो उधर से रूट हट जाएगा, तो पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। नाउ जब रिजल्टेंट क्यू होगा तो वो कब होगा, ए और बी तो वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब थीटा की जगह आपको क्या पुट करना होगा, कॉस 180 माइनस थीटा। ये यहां पर आपको चेंज देखने को मिलेगा, थीटा की जगह क्या पुट किया हमने, कॉस 180 माइनस थीटा पुट कर दिया। और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। और ये ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट्स जब हमने सॉल्व करना सीखा है तो वहां पे हमें सिखाया जाता है कि कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा तो माइनस यहां आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2ab कॉस थीटा। और अगर मैं q का स्क्वायर कर देता हूं तो इधर से रूट भी हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दोनों की वैल्यू मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल के आपके सामने रख दी। अभी फाइनली हमें क्या करना है, हमें पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को ऐड करना है। तो आप देखेंगे जब एडिशन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2ab cos थीटा प्लस में और 2ab cos थीटा माइनस में। तो जब आप एडिशन करेंगे इनका तो क्या आएगा देख लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्या बचेगा पी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही टर्म आपको बचेंगे क्यू से क्योंकि 2ab cos थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि फाइनली जो आंसर है वो क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका फाइनली आंसर निकल कर आ जाता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का, यानी कि कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन 1। ये है आपका फाइनल आंसर। तो आपको जो यहां पर ट्रिक लगानी थी, जो पॉइंट था समझने का, बस वो यही था कि अगर आपने वेक्टर बी की डायरेक्शन को रिवर्स किया तो अब एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा। सारा पॉइंट यहीं पर है इस क्वेश्चन के अंदर, बस यही मेन टॉपिक था इसमें। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। और अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया हुआ है, इफ मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड्यूलस ये दोनों इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल है इन दोनों का, देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी। अगर ऐसा है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, ये हमें पता लगाना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। हमें इन दोनों को इक्वल दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस इक्वल है किसके, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड्यूलस के। अगर मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर करके लिख लेता हूं, दोनों तरफ मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करके मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं, स्केलर प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी कि अगर किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से आप डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, यानी कि ए डॉट ए, तो वो ए स्क्वायर हो जाता है। तो सिमिलरली अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये जो वेक्टर है इसको अगर इसी वेक्टर से हम डॉट प्रोडक्ट कर दें तो हमें उसके मॉड्यूलस का स्क्वायर मिल जाएगा, जो मैंने ऊपर लिखा है। यानी अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सिमिलरली यहां पर आएंगे वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर डॉट वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर। ये सब कहां से आया, सिंस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, क्योंकि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को आप क्या लिखेंगे, ए कॉस 0, क्योंकि थीटा 0 होगा, कॉस 0 प्लस 1 हो जाएगा, और ए की ए से मल्टीप्लाई होगी तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसी वेक्टर की उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो आपको उस वेक्टर के
मॉडुलस का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाता है। तो मॉडुलस इक्वल था, मैंने दोनों पर स्क्वायर लगाया और स्क्वायर लगाकर ये वाली प्रॉपर्टी को यूज किया कि उस वेक्टर को उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट में लेकर आया। एक और चीज यहां पर ध्यान देने की वो ये कि यहां पर मैं लिखता हूं ये स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि ऊपर वाला मॉडुलस है, नीचे में लिख रहा हूं कर्व वाला ब्रैकेट। वहां पे मॉडुलस लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला वेक्टर है, ऊपर वाला मॉडुलस है। इस बात का ध्यान रखना है। ये रिटर्न की गड़बड़ है, आपको तो अगर टिक मार्क करना है तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, लेकिन पता तो होना चाहिए। और अब आपको क्या करना होगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। समझ गए? पहले हमने ए की मल्टीप्लाई ए से किया तो ए डॉट ए, फिर ए डॉट बी, फिर बी डॉट ए, फिर बी डॉट बी। और आपको पता है ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड के ब्रैकेट सॉल्व हो गए। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं तो ए डॉट ए फिर ए की बी से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस भी साथ में आ रहा है तो माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगेन अब इस बी वेक्टर की ए वेक्टर से मल्टीप्लाई होगी माइनस में, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहां तक की बात समझ में आती है? अब करना क्या होता है, देखो ए डॉट ए हो जाएगा ए स्क्वायर, बी डॉट बी हो जाएगा बी स्क्वायर, जो लेफ्ट हैंड साइड के वाले ब्रैकेट में भी है और राइट हैंड साइड वाली कैलकुलेशन के अंदर भी है। ये ए डॉट बी है और बी डॉट ए को भी आप क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको भी यहां पर लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं, सिंस ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, क्योंकि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, दोनों से रिजल्ट सेम आता है। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है एंटी कॉम्यूटेटिव, वहां पे डायरेक्शन चेंज हो जाता है। स्केलर में डायरेक्शन होता ही नहीं है, इसलिए ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है। अब अगर ऐसा है तो देखो यहां पर ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए डॉट ए को हम यहां पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर। ए डॉट बी, इस बी डॉट ए को जैसे आप ए डॉट बी लिखेंगे तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। फिर बी डॉट बी क्या बचेगा, बी स्क्वायर, फिर इक्वल में आ गए ए डॉट ए स्क्वायर। ये ए डॉट बी, इसको भी ए डॉट बी लिखेंगे, माइनस में आएगा तो माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये इक्वल में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, और ये माइनस टू ए डॉट बी जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2 + 2 4 ए डॉट बी इक्वल्स टू, उधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो जाएगा। तो 4 ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो 4 ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। 4 भी उधर जाके 0 हो जाएगा, ए बी भी उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। और ये कब 0 हो सकता है, जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री। इट मीन्स द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री। यानी कि ऑप्शन नंबर 4। कब हो सकता है ऐसा, जब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड्यूलस और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड्यूलस इक्वल है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार आता है, काफी जगह आता है। और ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं देख पा रहा हूं, पी क्यू एंड आर 3 कोप्लेनर फोर्सेज। तो सबसे पहले तो ये पी क्यू आर 3 फोर्सेज हैं। कोप्लेनर का मतलब है तीनों एक ही प्लेन के अंदर है। सबसे पहला ये कि तीनों एक ही प्लेन के अंदर हैं। आगे बोलता है एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पर तीनों एक्ट होती हैं, एंड आर इन इक्विलिब्रियम। अब देखिए, अगर 3 फोर्सेस एक ही पॉइंट पर लगती हैं, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में भी हैं, और उसके बाद भी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब उनका रिजल्टेंट क्या है, 0 है। क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कोई नेट फोर्स यहां पर काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये सब कुछ जो यहां पर 3 फोर्सेस आपको दिख रही है पी क्यू आर, इनका रिजल्टेंट यहां पर क्या है, 0 है। और आगे कहता है आपसे गिवन क्या है, पी की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.9318 किलोग्राम वेट।
जी हाँ, किलोग्राम वेट, ये भी फोर्स का यूनिट होता है। 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन में आ जाएंगे। अदरवाइज यहां तक भी ओके है। और आपको दिया हुआ है साइन थीटा 1, साइन थीटा 1 की वैल्यू कितनी दी है? 0.9659। आपसे पूछता है कि आर की वैल्यू क्या होगी इन किलोग्राम वेट। और अगर मैं यहां पर एंगल की बात करूं तो थीटा 1, थीटा 2 और 150 डिग्री, 3 एंगल हमें यहां पर दिए हुए हैं। अब आपको समझना है कि इसी तरीके से हमने पढ़ा है लेमीज थ्योरम। कौन सा थ्योरम? लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम में क्या होता है, जरा मैं एक डायग्राम बनाकर आपको दिखा देता हूं। मान लेते हैं ये 3 फोर्सेज हैं, ए, बी और सी। इन तीनों की अगर बात करें तो हर 2 फोर्सेज के बीच में एक एंगल भी होगा। तो ए के सामने यहां पे है अल्फा, बी के सामने यहां पर है बीटा और सी के सामने यहां पर है गामा। ए के सामने अल्फा है, बी के सामने बीटा है और सी के सामने क्या है? गामा है। ठीक है, आप समझते हैं लेमीज थ्योरम में रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट जो फॉर्मूला है, जो रिलेशन है जो हमें यूज करना है वो क्या होता है, और कब लगता है? जब 3 फोर्सेज एक ही पॉइंट पे लग रही हैं, उसके बाद भी इक्विलिब्रियम है, यानी कि रिजल्टेंट वहां पर क्या है? जीरो है। तो उस केस में आपको लगाना होता है लेमीज थ्योरम। जीरो रिजल्टेंट थ्योरम भी हम इसको बोलते हैं। तो लेमीज थ्योरम क्या बताती है हमें, यहीं पे लिख देते हैं इसका रिजल्ट, ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा, सी अपॉन साइन गामा। यानी ए के सामने अल्फा है तो ए अपॉन साइन अल्फा, बी के सामने बीटा है तो बी अपॉन साइन बीटा, सी के सामने गामा है तो सी अपॉन साइन गामा। तो ये रिलेशन निकल कर आता है लेमीज थ्योरम से। अब उसी रिलेशन को अगर मैं यहां पर मेंशन करूं तो पी के सामने थीटा 1, क्यू के सामने थीटा 2 और आर के सामने 150 डिग्री, यानी कि अब यही वाला रिलेशन जो नीचे आपने देखा, इसी को अगर हम पी क्यू आर के टर्म्स में लिखते हैं तो क्या बन जाता है? पी अपॉन थीटा 1, यानी कि साइन के साथ लिखेंगे तो साइन थीटा 1 इक्वल्स टू क्यू अपॉन साइन थीटा 2, क्यू अपॉन साइन थीटा 2, आर अपॉन साइन थीटा 3, जो कितना है? 150 डिग्री है। ठीक है ना, 150 डिग्री ये अपने को दिया हुआ है। अब मुझे P की वैल्यू गिवन है, साइन थीटा 1 की वैल्यू गिवन है, साइन 150 हम क्वाड्रेंट से सॉल्व कर लेंगे, आर हमें निकालना है। तो बीच वाली टर्म को हम यहां पर छोड़ सकते हैं। 3 टर्म है, तीनों इक्वल में, एक बार में तो कोई 2 ही सॉल्व होंगी। तो Q वाली जो टर्म, बीच वाली जो मिडिल टर्म है उसको छोड़ देते हैं, P और R को सॉल्व करते हैं। तो P की वैल्यू, या पहले पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं, P अपॉन साइन थीटा 1, इधर R अपॉन साइन 150, और साइन 150 को क्या लिखेंगे? साइन 90 प्लस 60। साइन 90 प्लस 60 का मतलब आप चले गए सेकंड क्वाड्रेंट में, जहां पर साइन पॉजिटिव होता है और 90 से ऑपरेट कर रहे हैं तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा। तो साइन 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा? कॉस 60, कॉस 60। तो P की वैल्यू डाल देते हैं। P की वैल्यू कितनी है? 1.9318। नीचे देखें तो साइन थीटा 1 की वैल्यू कितनी है? 0.9659। आर हमें कैलकुलेट करना है और इधर ये क्या हो गया? कॉस 60 हो गया। चलिए, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? वही होती है जो साइन 30 की होती है, और साइन 30 की कितनी होती है? हाफ। तो इसकी वैल्यू हाफ हो गई। ठीक है, और यहां पर अगर हम देखें, अगर इस नीचे वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं, नीचे वाले की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं तो देखेंगे क्या आता है। देखो, 2 9 जा 18 का 8 कैरी ऑन 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 11 का 1 कैरी ऑन 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13 का 3 कैरी ऑन 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, ये 19। तो यहां से यहां अगर मैं देखूं तो 4 डेसिमल से 4 डेसिमल कैंसिल होते हैं, ऊपर भी 4 के बाद पॉइंट है, नीचे भी 4 के बाद पॉइंट है। तो 4 डेसिमल से 4 डेसिमल कैंसिल होते हैं और ऊपर से नीचे सीधा सीधा 2 से डिवाइड हो जाता है। तो यानी कि ये ऐसे करके आ गया 2, और यानी कि 2/1, इधर है r अपॉन कॉस 60 जो कि है 1/2। तो ये वाला 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो 2 इक्वल्स टू 2r। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 किलोग्राम वेट। तो ये कोई ऑप्शन है अपने पास? ये रहा ऑप्शन नंबर 3। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 1 किलोग्राम वेट। तो ये था, बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। तो हमें करना क्या था? हमें लेमीज थ्योरम का यूज करना था। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि 3 फोर्सेज अगर दिखाई दें एक ही पॉइंट पे लगती हो, कोप्लेनर हो और इक्विलिब्रियम के अंदर भी हो,
जब ये बात आ जाए तो लेमिस थ्योरम को अप्लाई कीजिए, और बड़ा सिंपल था, उसके बाद करने के लिए कुछ बचा नहीं था खास, तो पूरा का पूरा हमने कर दिया। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। A vector and B vector are two vector and theta is the angle between them. If modulus of A cross B equals to root 3 times A vector dot B vector, the value of theta is, यानी कि क्वेश्चन में आपको A वेक्टर B वेक्टर दो वेक्टर दिए हुए हैं, उनके बीच का एंगल है थीटा, और हमें बोला है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का जो मॉड्यूलस है यानी कि मैग्नीट्यूड है इज इक्वल्स टू रूट थ्री टाइम्स A वेक्टर डॉट B वेक्टर। ध्यान देना, काम की बात है, फिर से यहां पे मॉड्यूलस लगा हुआ है लेकिन यहां पे कर्व वाले ब्रैकेट हैं, मतलब ये आपका वेक्टर है और वो वहां पर मॉड्यूलस है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो आपको दिया क्या है, इनके बीच का एंगल निकालना है, तो बहुत आसान है, A क्रॉस B का मॉड्यूलस, A क्रॉस B का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू रूट 3 टाइम्स A वेक्टर डॉट B वेक्टर। जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो मॉड्यूलस यानी कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, ए बी साइन थीटा। इधर क्या आ गया, रूट 3। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी कैंसिल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा। इधर क्या बचा आपके पास, रूट 3। अब टेन के केस में रूट 3 कब होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो वही आपके सामने देखो, अगर ये होता है साइन 60 रूट 3/2, कॉस 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता तो क्या बचता है, रूट 3। यानी कि टेन थीटा की वैल्यू रूट 3 कब होती है, जब टेन 60 डिग्री होता है। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, 60 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारे क्वेश्चन नंबर 20 की। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। दो यूनिट वेक्टर का सम करने पर भी एक यूनिट वेक्टर ही आ रहा है, ठीक है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इज, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, अब हमें ये समझना है। पहले हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, बाद में हम क्या कर रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो उसने बोला कि जो सम है यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर भी किसी ना किसी वेक्टर का ही होगा, और जो वेक्टर ऑपरेशन हम करते हैं वेक्टर पे करते हैं। तो कहने के लिए क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर चल रहा है, लेकिन वेक्टर के साथ ही हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वहां से भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो दो यूनिट वेक्टर हैं जिनकी ये बात कर रहा है वो है ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्योंकि उनके यूनिट वेक्टर क्या होंगे, ए कैप बी कैप। तो ए कैप बी कैप अलग से तो कुछ होता नहीं, डायरेक्शन तो वही होती है, मैग्नीट्यूड उनका 1 होता है अपना अलग अलग। तो उसने बोला कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब सम करते हैं और जो नया यूनिट वेक्टर आता है वो भी, उसका भी मैग्नीट्यूड यूनिट है, 1 है। तो आपको बताना है कि डिफरेंस क्या होगा, आपको क्या बताना है, डिफरेंस क्या होगा। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि वो जो दो वेक्टर्स हैं वो हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सम किया इनका, सम करने पर जो आ रहा है वो कौन है, सी वेक्टर। और ये जो तीसरा वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड, उसके यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या है, 1 है। यानी कि अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड तो सबका ही 1 होगा, चाहे वो पहले दो वेक्टर है और उनका रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड तो सबका 1 होगा। ये बात तो यहां पर तय हो गई। यानी कि मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, ए वेक्टर का मॉड्यूलस हो, बी वेक्टर का मॉड्यूलस हो, ये दोनों इक्वल होंगे, और ये इक्वल होगा सी वेक्टर के मॉड्यूलस के, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबसे पहली बात तो हमारे सामने ये आ गई, दैट्स इट। अब क्या किया जाए, हमें यह भी दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इज, इन दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अब हमें यह निकालना है। तो क्या ट्रिक हमें लगानी होगी, ये हमें सोचना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर, यानी कि वो जो दो यूनिट वेक्टर थे ए वेक्टर बी वेक्टर, उनका सम करने पर जो एक और यूनिट वेक्टर आ रहा है उसको मैंने क्या लेट कर लिया, सी। और क्योंकि सारे यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड 1 है। अब उसको भी ध्यान में रखते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मॉड्यूलस इक्वल होगा बी वेक्टर के मॉड्यूलस के, और ये इक्वल होगा सी वेक्टर के मॉड्यूलस के, क्योंकि तीनों यूनिट वेक्टर हैं और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा।
अब आगे की बात करते हैं। एक बार बात की जा रही है इनकी सम की और एक बार बात की जा रही है इनकी डिफरेंस की। तो स्केलर प्रोडक्ट में जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी ना, अभी एक क्वेश्चन में मैंने अभी लास्ट भी कराया कि ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। उस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो जरा देखते हैं, समझते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। तो मॉडुलस का स्क्वायर करते हैं तो इधर क्या लिखते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसको सॉल्व करके क्या आता है, ए डॉट ए स्क्वायर प्लस बी डॉट बी स्क्वायर, ये आता है पूरा निकल कर, और ए डॉट बी। यानी कि अगर पूरा भी हम सॉल्व करके देखें स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एक बार मैंने कराया, तो देखते हैं ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए के मॉडुलस का स्क्वायर, प्लस ये क्या बन जाएगा, बी के मॉडुलस का स्क्वायर, और ए डॉट बी और बी डॉट ए को भी ए डॉट बी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। इधर क्या चल रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर चल रहा है। अब मॉडुलस जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वो है सी वेक्टर, और उसकी वैल्यू भी क्या है, 1 है, मतलब ये भी 1 है, इसका स्क्वायर होकर भी 1 आएगा, ये भी 1 है, इसका स्क्वायर भी 1 आएगा, ये भी 1 है, प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। तो आप देख सकते हैं कि इधर है 1 और इधर क्या हो गया, 1 + 1 यानी कि 2 + 2 cos थीटा। इधर है 1, ये 1, ये 2 इधर आके माइनस होगा तो 1 - 2 -1 इक्वल्स टू 2 cos थीटा। यानी कि जो cos थीटा की वैल्यू निकल कर आई, वो cos थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई, -1/2, जो कब होती है, जब cos 120 डिग्री होता है। cos कितना होता है, 120 डिग्री, तो वैल्यू कितनी आती है, -1/2। अब इसको सॉल्व भी करके देख सकते हैं हम। cos 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 90 + 30, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और 90 से ऑपरेट कर रहे हैं तो cos 90 + 30 साइन में जाएगा, पहली बात। तो दूसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो cos 90 + 30 क्या हो जाएगा, -sin 30, और sin 30 क्या होता है, हाफ। तो cos 120 की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। तो जब मैंने देखा कि -1/2 है तो मैंने क्या लिखा, ये हो गया cos 120 डिग्री हो गया, cos 120 डिग्री। इसके बाद ये तो cos थीटा की वैल्यू आ गई -1/2। अब जैसे हमने ये प्लस में सॉल्व किया है, ठीक ऐसे हम इसको माइनस में भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको माइनस में सॉल्व करता हूं तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। अब देखिए, समझना मेरी बात को, जैसे मैंने प्लस के ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर किया था, तो क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब वहां पर मैं माइनस का कर रहा हूं, तो प्लस 2ab की जगह क्या आ जाएगा, -2ab, यानी कि ये हो जाएगा ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर -2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखो इसमें पूरा का पूरा अगर हम कैलकुलेशन करके लेके चलें आपका, अच्छा एक इसमें मिस्टेक है छोटी सी, वो भी दिखा देता हूं आपको। ये यहाँ पर ए बी था, ए बी cos थीटा, वो यहाँ रह गया था, इसको अभी लिख देते हैं, ए बी cos थीटा। यानी कि इधर हम इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको भी ठीक करना होगा, टू ए बी cos थीटा। अभी इसको रहने दिया हमने, cos 120 की रिक्वायरमेंट जब होगी जब लिखेंगे। तो फिलहाल 2ab cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। चलिए अब हमें करना क्या था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, इधर ये हमें निकालना है कि इसका मॉडुलस क्या होगा, और इधर क्या है, ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और -2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2ab cos थीटा। और ab cos थीटा, ये जो ऊपर देख रहे हैं 2ab cos थीटा, इसकी वैल्यू क्या है, -1/2। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा, 1 + 1, और फिर क्या था आपका
माइनस 2ab cos थीटा। तो जो 2ab cos थीटा उसकी वैल्यू कितनी देख पा रहे हैं हम? 2ab cos थीटा की वैल्यू कितनी है? देखो ध्यान से, -1 था 2ab cos थीटा, तो ab cos थीटा की वैल्यू कितनी है? -हाफ। अब इधर आते हैं तो -2 इंटू ए बी कॉस थीटा, -2 इंटू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? -हाफ। तो देखो एक तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 + 1 यानी कि आ गया 3, और इधर स्क्वायर है तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉडुलस की बात करें तो वो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो एक बार जल्दी से इसको रिपीट कर देते हैं। दो वेक्टर थे जिनको मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर लेट किया, जब उनका सम कर रहे हैं तो जो अगेन एक वेक्टर आ रहा है उसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना है? 1 है। तो उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये हमें बताना था। तो वो जो दोनों यूनिट वेक्टर थे उनको मैंने क्या कंसीडर किया? ए और बी। सम करने पर जो तीसरा वेक्टर आता है उसको मैंने लेट किया सी, क्योंकि सारे यूनिट वेक्टर हैं तो उनका मॉडुलस क्या होना चाहिए? उनका मॉडुलस होना चाहिए 1। तो वो भी मैंने लिखा, ए वेक्टर का मॉडुलस, बी वेक्टर का मॉडुलस, सी वेक्टर का मॉडुलस, तीनों क्या होंगे? 1 होंगे। फिर सम किया, सम में प्रॉपर्टी यूज की कि अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करते हैं तो वो ए स्क्वायर हो जाता है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर किया, यहाँ पे वो डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करके दिखाया, रिलेशन ये आया। फिर ए के मॉडुलस का क्या हो जाएगा? 1, बी का मॉडुलस क्या हो जाएगा? 1, ये 2, ए डॉट बी को क्या लिखा? ए बी कॉस थीटा, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो 1 - 2 -1 हो जाएगा, तो -1 = 2ab cos थीटा, ये 2 भी इधर आ जाएगा तो -1/2 ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? ab cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ab cos थीटा क्या आ जाएगा? -हाफ। अब हमने क्या किया? अब हमने डिफरेंस निकाला, तो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। तो आपको मैंने बताया था कि जिस तरीके से यहाँ पे प्लस करने पे रिलेशन में क्या आया था? +2a डॉट बी, वहां पर क्या आ जाएगा? -2a डॉट बी। दैट इज ओनली डिफरेंस, और एक क्वेश्चन में करके भी दिखाया था आपको सॉल्व। अब वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, ये -2, और ए बी cos थीटा की वैल्यू क्या है? -हाफ। पुट कर दिया, 1 + 1 माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 + 1 + 1 3, इधर से स्क्वायर रहेगा तो √3। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आया, ऑप्शन नंबर 2, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 की जब आप बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, आपको बोलता है एक डायग्राम बना, एक सर्कल उसके अंदर बना हुआ है। आप देख सकते हैं 3 वेक्टर हैं, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, ठीक है। इनके बीच के एंगल्स भी हमें दे रखे हैं। तो कहता है फाइंड द रिजल्ट ऑफ 3 वेक्टर्स ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर शोन इन द फॉलोइंग फिगर। रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, जबकि सर्कल का रेडियस कितना है? आर है। और अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो ओ ए, ओ बी या ओ सी, ये तीनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये तीनों ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेडियस को, क्योंकि ओ से लेके ए तक भी रेडियस है, ओ से बी भी रेडियस है, और ओ से सी भी रेडियस है। तीनों ही रेडियस है, इसका मतलब तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। यानी कि ओ ए वेक्टर का मॉडुलस, ओ बी वेक्टर का मॉडुलस, ओ सी वेक्टर का मॉडुलस, तीनों इक्वल है किसके? आर के इक्वल है। ये तो हो गई पहली बात। हमें क्या करना है? हमें रिजल्टेंट निकालना है इन तीनों वेक्टर का। तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर मैं अप्लाई करूं तो ओ ए वेक्टर, ओ सी वेक्टर, इन दोनों पे पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई किया जा सकता है। अब वो पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरीके से, यानी ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी ओ बी वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा। किसकी डायरेक्शन में आएगा? ओ बी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट ऑफ ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर इज अलोंग, अच्छा इसको सही कर लेते हैं, ओ ए वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर इज अलोंग ओ बी वेक्टर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ओ बी वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा। और ओ ए वेक्टर और ओ सी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री है, थीटा 90 है। तो जो रिजल्टेंट होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? √a² + b² + 2ab cos थीटा, और थीटा क्या है? 90, cos 90 क्या होता है? 0। तो 2ab cos थीटा वाली टर्म यहां से खत्म हो जाएगी, करके भी दिखाता हूं। अच्छा, ओ ए का स्क्वायर
प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस 2 ओ ए ओ सी कॉस 90। तो ये पीछे वाली टर्म क्या हो गई, जीरो, क्योंकि cos 90 जीरो हो गया तो पीछे वाली टर्म पूरी की पूरी जीरो हो गई। ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ओ ए क्या है, मॉड्यूलस है ये वाला, वो क्या है आर, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी कि 2r स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2r स्क्वायर, और ये आ गया फाइनली √2r। अब √2r जो रिजल्टेंट है वो ओ ए और ओ सी का है, ओ ए और ओ सी का, जबकि ओ बी अभी बाकी है। जबकि हमारा जो रिजल्टेंट है ये वाला √2r, ये भी किस डायरेक्शन में, ओ बी की डायरेक्शन में है। यानी ओ बी वेक्टर में एक वेक्टर तो पहले से जो ओ बी खुद है वो भी r है, और जो ओ ए और ओ सी का रिजल्टेंट आया वो भी ओ बी की डायरेक्शन में आया, वो कितना है, √2r। तो फाइनली r और √2r को क्या करना होगा, सम करना होगा। तो रिजल्टेंट ऑफ ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर इज √2r प्लस r। यहां से r कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 प्लस √2 या √2 प्लस 1। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें आप देख सकते हैं ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, तीन वेक्टर थे जिनके बीच का एंगल भी हमें दिया हुआ था, तीनों का रिजल्टेंट निकालना था। तो पैरेललोग्राम लॉ को मैंने फॉलो करते हुए ओ ए वेक्टर, ओ सी वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला तो पता लगा ओ बी वेक्टर की डायरेक्शन में आ गया, जो कितना आया, √2r। फिर ओ बी वेक्टर खुद भी एक वेक्टर था r, और जो ओ ए और ओ सी का रिजल्टेंट आया √2r वो भी ओ बी की डायरेक्शन में आया। तो फाइनली हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। जब दोनों को ऐड किया, √2r को और r को, तो r कॉमन आ गया, 1 प्लस √2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। और अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने आ चुका है, जिसमें सबसे पहले क्या गिवन है, ए वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, द डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर r, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस निकालने, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ये हमको निकालने हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो ए वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, जरा इसको भी समझना। ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ऐसे लिखकर मैंने क्या बताने की कोशिश की कि यहां पर जो ए एक्स है, ए एक्स की वैल्यू कितनी है 2, ए वाई की वैल्यू कितनी है 4, ए जेड की वैल्यू कितनी है -5। आपको निकालना है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो कॉस अल्फा क्या होता है, ए एक्स अपॉन ए, ऐसे ही क्योंकि ए एक्स होता है ए कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या होगा, ए एक्स अपॉन ए। ए एक्स तो ये है, ये ए क्या है, ए है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, तो मॉडुलस भी निकाल लेते हैं। तो मॉडुलस निकालोगे ए वेक्टर का, तो स्क्वायर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 प्लस 16 20, और -5 का स्क्वायर 25, 20 प्लस 25 √45। यानी कि जो वेक्टर ए का मॉडुलस है, जिसको आप सिंपली ए लिख सकते हैं या वेक्टर ए का मॉडुलस लिख सकते हैं, वो कितना निकल कर आता है, √45। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस। तो कॉस अल्फा क्या होगा, ए एक्स अपॉन ए, जिसमें ए एक्स कितना है भाई, ए एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 अपॉन √45, ठीक है। ऐसे आप निकालेंगे कॉस बीटा, तो कॉस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए। अभी ए वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन √45, और ऐसे आप निकालेंगे कॉस गामा, तो ए जेड अपॉन ए, जिसमें ए जेड की वैल्यू कितनी है -5, और ए की वैल्यू तो हर बार सेम है √45, यानी कि 2 अपॉन √45, 4 अपॉन √45 एंड -5 अपॉन √45। तो ये आपका
जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। वो नीचे आप देख सकते हैं आंसर 1। तो ये था सिंपल कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आपको कैलकुलेट करना था। अब क्योंकि ए एक्स होता है ए कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या होगा ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा ए वाई अपॉन ए, कॉस गामा ए जेड अपॉन ए। तो ए एक्स ए वाई ए जेड क्वेश्चन में गिवन थे, ए होता है वेक्टर ए का मॉडुलस, वो हमने कैलकुलेट किया और सिंपल हमने पुट कर दिया और कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट इसके अंदर नहीं थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। और अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इफ अ वेक्टर पी वेक्टर make angles alpha, beta and gamma with x, y and z axis respectively, then sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma, इन तीनों का एडिशन करने पर क्या मिलेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया है ना उसी से मिलता जुलता है। तो अल्फा बीटा गामा, जैसे अभी पीछे भी देखा आपने कि ए एक्स होता है ए कॉस अल्फा, यानी एक्स एक्सिस में अल्फा होता है, वाई एक्सिस में बीटा, जेड एक्सिस में गामा। तो सब कुछ वैसा का वैसे ही चल रहा है। अब ए वेक्टर की जगह पी वेक्टर हो गया, दैट्स इट, और कुछ भी नया यहां पर नहीं हुआ है। जरा समझ लेते हैं। तो वेक्टर पी जो है हमारा वो अल्फा बीटा गामा इन सब की बात कर रहे हैं हम। तो क्या मुझे करना चाहिए यहां पर, जरा कोई मुझे बताना चाहे तो हमें इस क्वेश्चन में जो ट्रिक लगाना चाहिए, जो हमें फॉर्मूला यूज करना चाहिए, वो क्या यूज करना चाहिए? जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं हमारे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, अगर मैं उन सबका स्क्वायर करके ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 1 मिलता है। एक प्रॉपर्टी है ये और इसको सॉल्व भी किया जाता है। तो हमें पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये क्या होता है आपका? ये 1 होता है। ये तो आपकी एक आइडेंटिटी हो गई, फॉर्मूला हो गया जिसको हमने ड्राइव किया हुआ है। अब 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो यहां पर जो कॉस स्क्वायर अल्फा उसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, और इक्वल में ये 1 चल ही रहा है आपका। अब देखो ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर, इन सबको मैं राइट हैंड साइड पर लेकर जाता हूं तो ये सब उधर जाके क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ये 1 ये 1 ये 1, तो 1 प्लस 1 और ये वाले 1 को इधर ले जाते हैं तो -1, और इन सबको उधर ले जाते हैं तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अब हमें जो रिलेशन निकालना था वो यही था कि इन तीनों का सम क्या होगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, वो राइट हैंड साइड पे आ चुका है। ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 2, यानी कि आपका ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन 3 हो गया। तो ये था आपका फाइनल क्वेश्चन। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आपका पूरा आज का टेस्ट था एचओडी का, जिसमें ये 23 क्वेश्चंस थे, 1 बाय 1 एक एक स्टेप हमने एक एक क्वेश्चन को देखा समझा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट करके देखें, बार बार देखें, और जब तक समझ में ना आ जाए पीछा मत छोड़ना। हाँ, क्वेश्चन का पीछा मत छोड़ना। तो यही तरीका है इन चीज़ों को समझने के लिए। और बहुत सारे क्वेश्चन आज आपने देखे जिनमें अलग अलग ट्रिक्स थी, अलग अलग तरीके से उनको आइडेंटिफाई करना था, फिर पुट करना था। तो बस यही है, एंट्रेंस की तैयारी ऐसे ही होती है। सारा टॉपिक कर लेने के बाद, सारी थ्योरी पढ़ लेने के बाद, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर उस तरीके से कभी भी नहीं होंगे जैसे होने चाहिए। सही मायने में कॉन्सेप्ट जब ही क्लियर होते हैं जब आप क्वेश्चन करते हैं और एक ही टॉपिक से रिलेटेड 10, 20, 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। क्योंकि एक ही थ्योरी में जो चीज को एक तरीके से पढ़ाया गया है उसको क्वेश्चन में 5 से 10 तरीके से पूछा जाता है। तो वो कब आता है हमें? जब हम करते हैं, जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो हमें एक एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये कैसे करना है। तो ये था आज का पूरा आपका एचओडी टेस्ट 1 का सॉल्यूशन। और बार बार मिलते रहेंगे। आज की नमस्ते, फिर मिलेंगे हंसते हंसते।